गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं जयनंदन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन हम लोग बेहद ही आसानी के साथ करेंगे और बिल्कुल सटीकता के साथ कम समय में कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन में दिया जा रहा है यहाँ पे कि कह रहे हैं कि यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 2c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। कहने का मतलब a अनुपात b अनुपात c यहाँ पे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो डाटा दिया जा रहा है कि 2a बराबर 3b और साथ ही साथ यहाँ पे दिया जा रहा था 3b बराबर 2c। तो इसको हम लोग एक ही साथ में रिलेट करके लिखते चलेंगे कि बराबर 2c है। जब एक ही साथ रिलेट करके लिखना पॉसिबल हो जाता है तो यहाँ से हम लोग बेहद ही आसानी के साथ हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ए बी और सी तीनों का जो गुणज है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 2 3 और 2 का एलसीएम जो 6 हो जाएगा। 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तीनों में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हम लोग 6 को कटा सकते हैं 3 बार में, 3 से 6 को कटा सकते हैं 2 बार में और इस 2 से कटा सकते हैं 6 को 3 बार में। यानी कि अब हम लोग को अनुपात प्राप्त हो गया 3:2:3 और ये अनुपात किसका प्राप्त हो गया तो ये A अनुपात B अनुपात C प्राप्त हो गया। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देना चाहेंगे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है। यहाँ पे कहना है कि ए और बी के आय का अनुपात x अनुपात y है। यदि ए की आय में 20% की वृद्धि हुई और बी की आय में 25% की कमी हुई तो अनुपात 64:45 हो जाता है। तो x अनुपात y का मान क्या होगा। इस तरीके का जब प्रश्न जब भी कहे तो यहाँ पे दिया क्या जा रहा था कि सबसे अंतिम वाले से हम लोग शुरुआत करते हैं। इस ट्रिक के लिए हम लोग 64 और रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन भी लिखते हैं तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा था कि x की आय में 20% का वृद्धि हुआ तो यहाँ पे हम लोग उल्टा करेंगे, y की आय में 20% का वृद्धि करेंगे यानी कि 120% हो जाएगा। और x की आय में कह रहे थे y की आय में कहना था, यानी कि b की आय y जो था उसमें कह रहे थे कि 25% की कमी किया जा रहा है तो यहाँ उल्टा करेंगे 75% कमी कर लेंगे हम लोग a की आय यानी कि x में। अब यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करेंगे और साथ ही साथ 15 से कटाते चलेंगे, 15 तिया 45 और 15 से कटा लेंगे हम लोग 15 पचे 75। 5 से हम लोग कटा सकते हैं 120 को तो ये कट जाएगा 24 बार में और 8 से कटा दे 64 को तो ये 8 बार में और 8 से कटा दे 24 को तो ये 3 बार में। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 8 डिवाइडिंग बाई 9 प्राप्त हो गया, यानी कि 8:9 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 111 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी भी वृत्त का त्रिज्या त्रिज्या जो होता है वो रेडियस r हो जाएगा और वृत्त का जो परिधि होता है परिधि को हम लोग लिख लेंगे, परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परिधि बराबर फॉर्मूला हो जाता है 2πr हो जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया जा रहा है तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि 2πr माइनस आर इज इक्वल टू 111 यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ से हम लोग r को कॉमन कर सकते हैं और पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है तो 22/7 में यहाँ पे लिख देता हूँ और साथ ही साथ r को यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो 1 बचेगा। 1 के डिवाइडिंग बाई हम लोग 1 अपने मन से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 7 हो जाएगा और 22 दूना 44 यानी कि 44 माइनस 7 यहाँ पे हो जाएगा प्राप्त, क्योंकि 1 से 7 को 7 बार में कटा लेंगे और 7 से 1 में गुणा करेंगे तो 7 बार में 7 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से देखें तो 44 में से हम लोग 7 घटा लेंगे तो घटाने के बाद हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 37
डिवाइडिंग बाई 7 यहाँ पे इंटू आर इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 111। तो 37 से हम लोग कटाएंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि यहाँ पे देखें तो आर इज इक्वल टू हम लोग को 21 यानी कि 21 प्राप्त हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7 और आर का वैल्यू हम लोगों को पता है, निकाल लिए हैं 21 और स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 21 करना होगा। 7 से यहाँ पे कटा लेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब हम लोग 21 और 22, 22 तिया 66 यानी कि 66 हो जाएगा और इसमें गुना करना होगा 21 से। तो यहाँ पे 6 में हम लोग 21 से गुना करते चले तो 21 से हम लोग 66 में गुना करेंगे तो 21 से 66 में गुना करने के बाद हम लोगों को 13,1386 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वहां पे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है सरलीकृत करें, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि 7.8 माइनस 0.4 ऑफ 5.1 माइनस 3.8, ये ब्रैकेट में था, और प्लस में कह रहे हैं 9.3 इंटू 1.5 यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग इनको गुना करते हैं, सीधा सीधा हम लोग सिंप्लीफिकेशन का बोर्डमास का जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के जो अंदर दिया जा रहा है उसका सॉल्यूशन करते चलेंगे और बाहर का जो चीजें हैं उनको हम लोग कॉपी करते चलेंगे। तो 7.8 और माइनस को एज इट इज वैसे ही रहने दे, 0.4 को यहाँ पे एज इट इज रहने दे, और ऑफ को तो ऑफ हम लोग को करना ही होगा। अब यहाँ पे 5.1 में से हम लोग घटा लेंगे कि 3.8 को, तो 1 यानी कि 11 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा, 4 में से 3 को घटाना होगा तो यानी कि 1.3 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे गुणा करना होगा 15 में 93 से। 15 में 93 से गुणा करेंगे तो 15 या 45 की 5 यहाँ पे हो जाएगा, और 15 में 9 से गुणा करेंगे तो 135 यानी कि 139 यहाँ पे हो जाएगा। 2 अंक के बाद डेसिमल रख देंगे यहाँ पे। अब आगे यहाँ पे 0.4 में गुना करेंगे 1.3 से, तो यहाँ पे देखेंगे कि 7.8 तो एज इट इज वैसे ही रहेगा और ऑफ था इसलिए यहाँ पे गुना करेंगे 13 चौके 52 यानी कि 0.52 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, और प्लस 13.95 यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हुआ था। 13.95 में हम लोग को ऐड करना पड़ेगा 7.8 को, तो यहाँ पे हम लोग 7.8 को हम लोग ऐड करते हैं, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जीरो कुछ नहीं रहता तो जीरो मान करके ऐड करते हैं 5, और 8 और 9 में ऐड करेंगे तो 9 8 17 की 7, और 7 3 10 1 11 की 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 यानी कि 21.75 हो जाएगा, और इसमें से घटाना कितना था, तो 0.52 को घटाना है, तो 0.52 को यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही यानी कि 21.23 यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक व्यवसाय को 20,000 में आरंभ करता है, ए जो है व्यवसाय को 20,000 में आरंभ करता है तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। यदि क्रमशः ए तथा बी को लाभ का 1:2 में बांटते हैं तो क्रमशः ए तथा बी के निवेश में समयावधि का अनुपात क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले ए और बी दो डाटा जो दिया जा रहा होता है उनको हम लोग ए के डाटा ए के सामने और बी का डाटा को बी के सामने रख लेते हैं। ए के बारे में कह रहे हैं कि 20,000 रुपए ए ने इन्वेस्ट किया, और बी के बारे में कहा जा रहा है कि 25,000 बी द्वारा इन्वेस्ट किया गया। अब ए कितना देर के लिए इन्वेस्ट किया नहीं पता तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, और बी कितना देर के लिए इन्वेस्ट किया नहीं पता तो इसको वाई मान लेते हैं, और इन दोनों को अनुपात में रखते हैं, और यही अनुपात जो होता है लाभ का बंटवारा का अनुपात हो जाता है, और लाभ का बंटवारा कितना दिया जा रहा है तो 1:2 दिया जा रहा है, यानी कि 1:2 यहाँ से हम लोग बराबर में कर लेंगे। अब यहाँ से कटाते चलेंगे तो 000 से 000 कटा सकते हैं। 5 से कटा दे 20 को तो ये 4 बार में, 5 से कटा दे 25 को तो ये कट जाएगा 5 बार में।
अब यहाँ 4/5 को उस पर भेज दे तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x डिवाइडिंग बाई वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाई 4×2 = 8 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो समय हम लोगों ने माना था x और y, तो यहाँ पे x अनुपात y हम लोगों को प्राप्त कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5:8 प्राप्त हो गया है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 5:8 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रखता है। एक दुकानदार जो है एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रखता है। यह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य से 100 रुपए कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले जो उसका मार्क प्राइस दिया जा रहा है, शुरुआत हम लोग यहीं से कर देंगे। और मार्क प्राइस प्रश्न में कह रहे हैं कि 4,000 रुपए, यानी कि अंकित मूल्य जो था 4,000 रुपए दिया जा रहा है। प्रश्न में ये भी कह रहे हैं कि डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जब डिस्काउंट 10% दिया जाएगा तो कोई भी चीज मार्क्स प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। यानी कि 4,000 का हम लोगों को 90% निकालना होगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट दे दिया, 100% कोई भी चीज का कीमत होता है, तो 90% बचेगा, परसेंट हटा करके, और यहाँ पे हम लोग 100 रख लेंगे। 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 9 में 4 से गुना करेंगे 90 में, तो 9 चौके 36, यानी कि 3600 यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ से दूसरे कंटेक्स्ट में अब हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि अब परसेंटेज हम लोगों ने मार्क प्राइस पहली बार में 100% माना था, लेकिन अब कॉस्ट प्राइस को 100% मानेंगे। और कॉस्ट प्राइस हम लोग को कितना है ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि 20% लाभ हो जाता है सेलिंग प्राइस पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 120% के बराबर दिया जा रहा है हम लोग को 3600। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकालेंगे। एक एक नियम से देखिएगा, 12×3 = 36, यानी कि 100 या 300, यानी कि 3000। कॉस्ट प्राइस बराबर अब हम लोगों को प्राप्त हो गया कि 3000 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या कहना था देखिएगा, कह रहे थे कि अंकित मूल्य से वो 100 रुपए कम में बेचता। ठीक है, प्रश्न में क्या कहना है कि अंकित मूल्य से वह 100 रुपए कम में बेचता है, यानी कि 4,000 अंकित मूल्य था, तो उसका सेलिंग प्राइस अब कितना हो जाएगा, तो प्रश्न में 100 रुपए में कम में बेचेंगे, यानी 3900 में जब बेचता, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3000 में खरीद करके और 3900 में, यानी कि 39 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 900 का प्रॉफिट हो जा रहा है। और प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट जो कि 900 और कॉस्ट प्राइस जो हम लोगों ने निकाला था 3000, यहाँ पे रख करके और इसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये प्रॉफिट का परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, और 30 से हम लोग 90 को घटाए 900 को घटाएंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि यहाँ पे 20% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 30 से कटाएंगे तो ये 30 बार में कटेगा, सॉरी 30%। 30 से कटाएंगे तो 30%, यानी कि 30% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक संख्या यदि एक संख्या का 15% उसी संख्या के 9%, यानी कि 9% से 33 अधिक है, यहाँ पे देखिएगा 33 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, 9% उसी संख्या का और 15% उसी संख्या का, यानी कि सीधा सीधा यहाँ से हम लोग 15% में से हम लोग घटा लेंगे कितना को, 9% को, तो घटाने के बाद जो हम लोग को 6% प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि 6% का वैल्यू 6% ही अधिक था परसेंट में, और नंबर में कितना अधिक है, तो 33 अधिक है। यानी कि 6% का वैल्यू जब दिया जा रहा है 33 हो, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 में हम लोग देख पा रहे हैं 6 में गुना किया गया है, या फिर एक एक नियम से हम लोग लगा सकते हैं 33 डिवाइडिंग बाई 6 और इंटू कर देंगे 100। 100 इंटू करेंगे तो 6 से हम लोग कटा सकते हैं, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 2 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 50 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कटा देंगे तो 11 बार में, और 11 से 50 में गुना कर लेंगे तो यहाँ पे 550 इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग
अगले स्लाइड में चलेंगे और अगले प्रश्न पे देखते हैं कि हम लोगों को अगला क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूं था। यहाँ पे दे रहा है कि एक व्यापारी के पास कितना क्विंटल गेहूं था, 12 क्विंटल गेहूं था। इसका एक हिस्सा 13% लाभ पर, दूसरा हिस्सा 30% का लाभ पर बेचा। उसने उन्हें कुल 17% यानी कि 70% का लाभ कमाया। तो 23% लाभ पर बेचा गया जो धन था, गेहूं था, वो कितना बेचा, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए सबसे आसान सा तरीका यहाँ पे होगा कि हम लोग लगा ले एलिगेशन। तो एलिगेशन में कैसे करेंगे, तो सबसे पहला भाग को 13% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरा वाले भाग को 23% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 23% लिख देंगे और आगे हम लोग बीच में लिख सकते हैं टोटल लाभ कितना हो रहा है, तो 70%, 17% यानी कि 17% लाभ हो रहा है। तो 17% को हम लोग बीच में लिख देंगे और एलिगेशन का फॉर्मेट आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। क्रॉस करके यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं। 23 में से 17 घटाएंगे यानी कि 17 घटा लेंगे तो यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा। परसेंट चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। और रेशियो 17 में से हम लोग 13 घटा लेंगे तो यहाँ पे 4% प्राप्त हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा रेशियो में। 3 से कटा देंगे 6 को 2 बार में और 2 से कटा देंगे 2 बार में, यानी कि 3:2 के अनुपात में दोनों को यहाँ पे क्विंटल गेहूं को बेचा गया होगा। यानी कि प्रश्न में पूछा है कि 17% लाभ, 23% लाभ पर कितना बेचा गया, यानी कि 2 अनुपात का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 2 और 3 मिला करके देखें तो 5 अनुपात का जो वैल्यू दिया जा रहा है वो 12 क्विंटल, क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। यानी कि यहाँ पे सॉरी ये जीरो मैंने गलत ज्यादा लिख दिया, यहाँ पे 1200 kg होगा। तो यहाँ पे 2 kg, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1200 डिवाइडिंग बाई 5 तो हो ही जाएगा और गुना करेंगे हम लोग 2 से। 5 से कटा देंगे तो 5 दूना 10 और पंचों के 20 यानी कि 240, और 240 में 2 से गुना कर देंगे तो 480 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। एक निश्चित धनराशि को तीन भागों में एक निश्चित धनराशि को 3 भागों में 11:8:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि तीसरा भाग 530 है तो अन्य 2 भागों का योग रुपए में कितना होगा। यहाँ पे देखिएगा 3 भाग में कितना है, 11:8 और अनुपात 5। प्रश्न में कह रहा है तीसरा भाग यहाँ पे कितना है, 5 है, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया जा रहा है कि 530 है, 530 है। ठीक है, 530 दिया जा रहा है। प्रश्न में कह रहे हैं कि अन्य 2 भागों का योग यानी कि 8 और 11 का योग यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 19 यानी कि 19 का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू हम लोग एक एक नियम से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 530 में हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से और गुणा कर देंगे यहाँ पे 19 से। 5 से कटा लेते हैं एक बार में और 0, और 5 36 यानी कि 6 बार में, और 19 में हम लोग 106 यानी कि 106 से गुना करेंगे तो 19 छक 84 यानी कि 14 लिखेंगे, और 19 में 1 से गुना करेंगे तो 19 और एक कैरी रहेगा यानी कि 200, 2014 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और आप लोग इस सेशन के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। मैं इस सेशन के अंत में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर का कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी बताने वाला हूं। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और वहां पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहला कि 709 यानी कि 709 को हम लोग डिवाइडिंग रूल से वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कोशिश करते हैं क्योंकि ये पूरा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 2 से हम लोग लगा सकते हैं 2 बार में, और ऐसे हम लोग वर्गमूल निकालने का जो तरीका है उसको अप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो 2 से हम लोगों ने 2 बार में लगाया, 4 यहाँ पे प्राप्त हुआ, और घटाने के बाद हम लोग को यहाँ पे 3 प्राप्त हो गया, 0 9 यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग 7 से अप्लाई कर देंगे तो 700, 7 की 9, 7 के 28 और 4 32, यानी कि थोड़ा एक से एक इससे ज्यादा। यदि हम लोग
6 बार में लगाते तो इससे कम ही आता, लेकिन हम लोग एक बार ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं और अब उल्टा घटा लेंगे। 309 में से 329 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे उल्टा घटा के और हम लोगों को जो प्राप्त होगा 20, वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 20 इसमें ऐड कर देंगे तो हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल। कैसे? क्योंकि 709 में हम लोग 20 जैसे ही ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 729 प्राप्त हो जाता है, जिसका कि वर्गमूल यदि हम लोग निकालें तो 27 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। 27 जो कि 729 का वर्गमूल होता है। वैसे प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा था कि कितना जोड़ा जाए, तो यहाँ पे देख रहे हैं 20 जोड़ा जाए। वैसे तो आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक यदि स्क्वायर याद रहेगा तो हम लोग ऐसे इसको मौखिक ही बना सकते हैं, क्योंकि 729 हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर होता है 27 का। 729 लाने के लिए हम लोग 709 में कितना जोड़ेंगे, तो 20 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तो और भी आसानी से बन जाएगा। यदि आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर नहीं याद होगा तो मैं आप लोग हमारे कमेंट में डालिएगा, मैं आप लोगों को एकदम आसानी से याद करने का मेथड बताऊंगा कि 1 से लेकर के और 100 तक का स्क्वायर बिल्कुल आसानी से आप लोगों को कैसे याद कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन आदमी तीन आदमी एक स्थान से चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर यानी कि 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय करेंगे? सिंपल सी भाषा में यदि कहें तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है कि न्यूनतम जब भी पूछा जाएगा, लोएस्ट पूछा जाएगा, तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग एलसीएम निकाल करके और उत्तर दे देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3, 3×3 = 9, और 9 में हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 63 यानी कि 63 प्राप्त हो जाएगा। 70 का हम लोग में फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 5 और 5 दूना 10 और 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखें तो 77 हम लोगों को लाने के लिए 11 यानी कि 11 में गुना करना होगा 7 से। अब हम लोग को निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि जो तीनों में कॉमन हो रहा है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। तो यानी कि 7 यहाँ पे कॉमन हो रहा था, और जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको तो भी हम लोग लिख ही देते हैं। यानी कि सबसे पहले 3 और इंटू 3 को यहाँ पे लिख देंगे, और 7 हम लोग को प्राप्त हो ही गया था। 2 × 5 भी यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में हम लोग 11 को भी लिखेंगे। अब इन सभी को हम लोगों को गुना कर लेना होगा। तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 9 में 7 से गुना करेंगे 9 7 63 यानी कि 63 प्राप्त हो जाएगा। 5 में 2 से गुना करें तो 10 और 11 यहाँ पे प्राप्त होगा। अब 11 में 63 से गुना करना बहुत ही आसान है, और 11 से गुना करने का मैं आप लोग का स्पेशल ट्रिक बताऊंगा। यहाँ भी आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले 3 को लिख देते हैं, एज इट इज कॉपी कर देते हैं, और 3 में 6 को जोड़ देंगे तो 9, और अंत में 6 को हम लोग एज इट इज कॉपी करके लिख देते हैं। और 10 से गुना करना तो बेहद आसान है, बस अंत में एक जीरो लगा दें, यानी कि 6930 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी 6930 सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न में कहना है कि 6 घंटे क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पे एक साथ बजना शुरू करते हैं। 6 घंटे कहने का मतलब, घंटा कहने का मतलब ये समय नहीं है, घंटी के बारे में कह रहा है। 4 घंटी, 5 घंटी, 6 घंटी ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे 6 घंटियों की संख्या दी जा रही है, 2, 2, 4 और 2, 6। 6 घंटियों की संख्या है, और कह रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 निकालते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इन सभी का यदि एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। 2 से लगा लेंगे एक बार में, 2 से लगा लेंगे 2 बार में, और 2 से 3 6 को लगाएंगे 3 बार में, 2 से 8 को लगाएंगे 4 बार में, 2 से 10 को 5 बार में, और 12 को लगाएंगे तो ये 6 बार में प्राप्त हो जाएगा। फिर से हम लोग 2 से लगा ही सकते हैं एक बार में, यहाँ तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 2 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे हम लोग को 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 से इस बार लगा लेते हैं, 1 प्राप्त हो जाएगा, 2 यहाँ तो रहेगा ही, 5 रहेगा ही, और 3 है तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे गुना कर लें तो 2 दूना 4 और 4 3 12, और 12 में हम लोग 12 में 5 दूना 10 से गुना करना होगा, यानी कि 12 × 10, और यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा
20 सेकेंड, 120 सेकेंड में घंटी एक बार बजेगा। 120 सेकेंड कहने का मतलब हो जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। 60 से कटा देंगे तो 2 मिनट। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा 2 मिनट में एक बार बजेंगे, यानी कि शुरुआत में एक बार बजा है और 2 मिनट जैसे ही होगा तो 1 से लेकर 2 मिनट में कितनी बार बज जा रहा है? 2 बार बज रहा है, यानी कि एक बार एक्स्ट्रा बज रहा है। वैसे 2 में 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 ही आएगा। जैसे कि हम लोग 30 में डिवाइड करेंगे 2 से तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 15 बार, यानी कि हर एक 15 बार तो बजा ही होगा, लेकिन एक स्टार्टिंग में भी तो बजा होगा। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे 16 बार बजा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया कि जैसे कि 2 मिनट में कितनी बार बजेगा, एक तो कि शुरुआत में बजा होगा जब 0 रहा होगा, और 0 के बाद जैसे ही 2 मिनट पूरा होगा तो उस समय बजेगा। तो इस प्रकार से 15 और +1 16 बार बजेगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है, ठीक है, यानी कि 49 है। जैसे ही औसत दिया जाता है तो औसत को न लिखते हुए हम लोग लिखते किस में है? योग में लिखते हैं। और योग बराबर क्या होता है? औसत। औसत और गुणा हम लोग कर देते हैं उसमें संख्या से, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाता है योग। यहाँ पे 49 औसत दिया जा रहा है और संख्या कितने हैं? तो 5 खिलाड़ियों का है, तो 49 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करने के बाद हम लोग देखते हैं 9 पचे 45 की 5 और 4 पचे 20 और 4 24, यानी कि 245 यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब कह रहे हैं 4 खिलाड़ियों का औसत अलग से दिया जा रहा है, 75 और +30 और +62 और +21। इन सभी को यदि ऐड कर दें तो 4 खिलाड़ियों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 5 और 0, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 8 प्राप्त हो जाएगा। 7 3 10 और 6 16 17 और 1 18, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को 18 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से यदि घटा लें तो घटाने के बाद 15 में से 8 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 7 प्राप्त हो जाएगा, और 13 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 5 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, यानी कि 57 इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा था कि 5वें खिलाड़ी का रन कितना है। यहाँ पे पांचों का योग हो गया और उसमें से 4 का योग हम लोग घटा लेंगे तो 5वें खिलाड़ी का, यानी कि 5th खिलाड़ी का जो रन था वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 57, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो मेज की वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो वर्तमान मूल्य जो है, वर्तमान मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि कितना था? x था। अब प्रश्न में कहना है कि हर एक वर्ष 20% का ह्रास होता है, ठीक है। कह रहे कि लॉस कितना हो जाता है? ह्रास कहने का मतलब लॉस हो जाता है, 20% का लॉस हो जाता है और 2 वर्ष तक। तो यहाँ पे प्रश्न को बनाने के लिए देखिएगा, x में जब पहली बार 20% का लॉस हो जाएगा तो बचेगा कितना? 80%, और परसेंट के बदले हम लोग बटा में 100 लिख देते हैं। फिर अगले वर्ष 80% बचेगा क्योंकि फिर से 20% का लॉस हो जा रहा है, और इन सभी को लॉस होने के बाद बच कितना रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 32,000 बच रहा है। अब यहाँ पे हम लोग 0 से 0 कटा लेते हैं, 0 से 0 कटा लेते हैं। अब हम लोग 8 से कटा ले, 8 चौके 32, तो ये बच जाएगा 4,000, और फिर से 8 से कटा ले तो 8 पचे 40, यानी कि बच जाएगा 500, और 500 में हम लोग 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 50,000। तो इस प्रकार से हम लोगों को 50,000 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और अगले क्वेश्चन को देख। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए, इस प्रश्न को बनाने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए और शेष के 75% को बी और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया जाता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए एक तो तरीका है, हम लोग ग्राफ मेथड से बना लेते हैं कि 100% शुरुआत में छात्रों की संख्या होगा, तो उसमें से 40% छात्रों को कहा जा रहा है प्रश्न में कि ग्रुप ए दिया जाता है। तो बच कितना जाएगा? तो 100 में से यहाँ पे 60% छात्र हम लोगों को बच जाएंगे ग्रुप
अगले ग्रुप देने के लिए। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि शेष का यानी कि 60% का 75%, 60% का 75% को बी दिया जा रहा है। तो अब 60% में से हम लोग सोचेंगे कि घटा ले 75 को, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए हम लोग हमेशा से इसको, और रहता भी तो हमेशा से हम लोग इसको 100% मान के चलते हैं। यानी कि अब जो बच जाएगा वो 25% हो जाएगा, और इसी को कह रहे हैं कि सी दिया जा रहा है। और सी पाने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 12 है। यानी कि एक तरफ से हम लोग वेरिएबल को लिखें यहाँ पे 12 किसके बराबर है? तो ये 25% के बराबर है। और 25% किसका है? तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग 60% का है। तो 60% हो जाएगा, और इन दोनों में से 1% को हटा करके और यहीं से हम लोग हल करना शुरुआत कर देंगे। 1% को हटा के बटा में 100 लिख देंगे। 25 से हट गए, कटा ले 100 को तो 4 बार में, 4 से कटा ले 60 को तो ये कट जाएगा 15 बार में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 15% का जो वैल्यू है वो दिया जा रहा है 12 है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है आवेदन करने वालों छात्रों की संख्या, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे 12 और बटा में 15 और गुना करेंगे यहाँ से हम लोग 100 से। तो 3 से कटा लेंगे 4 बार में, 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से 100 को कटा लेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में, और 20 चौके 80, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को 80 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी में दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन हम लोगों का सेशन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, और मैंने आप लोगों को कहा था कि अंत में मैं आप लोगों को स्क्वायरिंग करने का कुछ स्पेशल मेथड या फिर गुणा करने का स्पेशल मेथड बताऊंगा। तो चलिए उस सेशन में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि मैं पहले तो आप लोगों के स्पेशल ट्रिक का एक पहला पार्ट, पहला सेगमेंट, एक सेगमेंट लेकर के मैंने आया हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर करना, यानी कि 11 का या तो स्क्वायर कर ले या फिर कह ले कि 11 इंटू 11 करने पे हम लोगों को क्या प्राप्त होगा। तो इन दोनों ही तरह के प्रश्नों को, और इसी सीरीज का मैं और भी 111, 1111, 11,111 और 11,1111 इस तरीके से किसी का भी यदि स्क्वायर या गुणा करने के लिए रहेगा तो हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग कई सारे बच्चे को याद भी होगा कि 11 का स्क्वायर कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 121 होता है, लेकिन इसके तर्ज पे हम लोग और भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग के पास 2 ठो 1 दिया जा रहा था, इसलिए हम लोग काउंटिंग लिखना शुरू किया 1 2, और उसके बाद फिर रिवर्स में 2 के बाद घटेगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1। इसी तरीके से देखें तो ये सॉरी स्क्वायर लिखा हुआ है, कई बार आप बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये 2 जो लिखा हुआ है स्क्वायर का सिंबल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि 111 का स्क्वायर है, या फिर कह लें कि 111 में हम लोगों को गुना करना है 111 से। तो यहाँ पे 1 1 कितने हैं काउंट कर लें, 1 2 और 3 है। 3 1 में हम लोग को 3 1 से गुना करना है। तो इसको लिखने का बेहद आसान सा तरीका है कि 1 2 3 तक लिखे, जितने 1 रहेंगे उतने तक लिखे, और इसके बाद घटते हुए क्रम में 3 के बाद 2 और 1, ये इसके गुणा करने के बराबर का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से देखें तो 4 1 में हम लोग को, यानी कि 1111 में हम लोगों को गुणा करना है 1111 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 3 4 सॉरी 3 2 1, 3 2 1 इसका आंसर हो गया। अब अगला देखें तो यहाँ पे 5 ठो 1 है, यानी कि 1 2 3 4 5, और फिर इसमें गुणा करना है 5 ठो 1 से। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे मैं ये 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को छोड़ देता हूँ, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और छठा जो कि एन टर्म तक है, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे तो 1 2 3 डॉट 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 जहाँ तक रहेगा, मैंने यहाँ पे एन लिख है इसलिए कि एन तक, और एन से घटते हुए हम लोग लिखेंगे 3 2 1 तक। और पांचवा का आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा कमेंट करके और आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही आसान था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक मुश्किल वाला भी ट्रिक लेकर के आया हूँ, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए इस सेगमेंट का सबसे अंतिम और लास्ट सा ट्रिक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसी के तर्ज पे 1 1 के तर्ज पे ही मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कह ले, या फिर 9 में 9 से गुना करना, या फिर 99 का स्क्वायर, या फिर 999, या फिर 9999, और इसी प्रकार से आगे भी देखें तो 99,909 इसी के तर्ज पे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर आप लोग जानते भी होंगे कि ये 81 होता है। ठीक है, अब इसी के तर्ज पे 991, इसको मैं 2 पार्ट में मैं आप लोग बताऊंगा।
सबसे पहले एक तरीका से कर क्या सकते हैं कि 90, 9 पर एक जीरो रख के और उसमें से 9 घटा ले तो हम लोगों को 81 प्राप्त हो जाएगा। और एक और तरीका क्या है कि हम लोग डायरेक्ट 8 और 1 को ही समझ लेते हैं थोड़ा बेहतर ढंग से। 99 को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला तर्ज में मैंने बताया कि 99 जितने 9 रहेंगे उस पर उतने ही जीरो रखें और उसमें से उतने ही 9 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 9801 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आप सीरीज को भी पकड़े और थोड़ा थोड़ा घटाने वाला तर्ज भी आप लोग देखेंगे। तो घटाने वाला तर्ज पे यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ अगला का। तो यहाँ पे 999 हम लोग कर लेंगे और इस पे 000 कर लेंगे और इसमें से घटाएंगे कितना हम लोग, तो 999 को घटा लेंगे। 999 को घटाने के बाद हम लोगों को कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 99,8001 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस सीरीज को कैसे पकड़ना है कि सबसे पहले 8 और 1 तो था ही, 8 और 1 के बीच में 8 और 1 से 8 से पहले 9 और 1 से पहले 0 हम लोग पुट कर रहे हैं। 8 से पहले यहाँ पे 999 हो गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे 999 में 999 से गुना करना था और 1 से पहले 00 हो जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा उसी तर्ज पे हम लोग 999 4 टाइम 9 है और इस पे यहाँ पे हम लोग 40 लगा लेंगे और इसमें से घटा लेंगे 9909, यानी कि 4 बार 9 को घटा लेंगे। तो घटाने के बाद जो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा वो देखिए, यहाँ से देखिए पहले 99 था, अब यहाँ पे 3 बार 9 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा और 8 तो रहेगा ही और उसके बाद 000 और 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी के तर्ज पे यदि यहाँ देखें तो घटा के भी मैं प्राप्त कर लेना हूँ या फिर डायरेक्ट चाहे इस तर्ज पे यदि आंसर लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, तो अभी तक 4 ठो 9 था 3 ठो 9 था, एक कम करके यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 2 4 और 5 9 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 ठो 9 लिखेंगे तो 4 टाइम 9 लिखेंगे और 8 तो रहेगा ही और 4 टाइम हम लोग 0 को भी ले लेंगे और लास्ट में 1 लिखेंगे। इसी तर्ज पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप लोग 6 नंबर का जो आंसर होगा उसको आप लोग कमेंट करके फटाफट से आंसर बताएं। तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा सेशन देखने के लिए। तो इसी के साथ थैंक यू।